नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी। भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, मतलब डीपीएसपी, और भाग 4A के मौलिक कर्तव्य। बिल्कुल। हमारे पास जेएन पांडे की किताब के कुछ अंश हैं और कुछ और अकादमिक स्रोत भी, तो कोशिश रहेगी कि इनसे जो मुख्य बातें हैं वो समझी जाएं। हाँ, हमारा मकसद यही है कि ये सिद्धांत और कर्तव्य आखिर हैं क्या, इनका उद्देश्य क्या है और खासकर मौलिक अधिकारों के साथ इनका जो रिश्ता है वो कैसे समय के साथ बदला है। और मौलिक कर्तव्यों पर भी बात करेंगे कि वो क्यों महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। उनकी जरूरत क्यों पड़ी, कहाँ से प्रेरणा मिली, ये सब देखेंगे। और ये सिर्फ कानूनी भाषा नहीं है, है ना? इसमें कहीं ना कहीं भारत का एक कल्याणकारी राज्य बनने का सपना है, और ये भी कि नागरिकों से क्या उम्मीदें हैं। सही कहा। तभी तो डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें संविधान की नवीन विशेषता कहा था। वो अहम बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये है क्या असल में? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक ये दिए गए हैं। ये असल में वो सिद्धांत या कह लीजिए दिशा निर्देश हैं जो देश का शासन चलाते समय मतलब केंद्र और राज्य सरकारों को ध्यान में रखने चाहिए। अच्छा, तो ये गाइडलाइंस जैसी हैं। हाँ, एक तरह से गाइडलाइंस। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें नवीन इसलिए कहा था क्योंकि उनका मानना था कि इनका लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र बनाना नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की नींव रखना भी है। मतलब एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का आदर्श। तो ये कोई सख्त कानून नहीं हुए जिन्हें मानना ही पड़ेगा? नहीं, ये उस तरह से सख्त कानून नहीं है। ये लक्ष्य हैं और इन्हें हासिल करने के तरीके वो समय और हालात के हिसाब से बदल सकते हैं। अगर मोटे तौर पर देखें तो कुछ सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक न्याय पर जोर देते हैं। जैसे अनुच्छेद 39 कहता है कि सभी को आजीविका के समान अवसर मिले, धन कुछ ही हाथों में जमा न हो, समान काम के लिए समान वेतन हो। जी। फिर मुफ्त कानूनी सहायता, काम का अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सब इसमें आता है। कुछ पर्यावरण और संस्कृति से जुड़े हैं, जैसे खेती और पशुपालन को आधुनिक बनाना, वन्य जीवों की रक्षा करना, हमारे जो स्मारक हैं उनकी सुरक्षा, अनुच्छेद 48 इसका उदाहरण है। और शासन से जुड़े हुए भी हैं। हाँ, जैसे न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना, यह अनुच्छेद 50 में है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, इसी में अनुच्छेद 44 भी आता है, समान नागरिक संहिता का लक्ष्य। यहीं पर वो बड़ा सवाल आता है। मौलिक अधिकार तो कोर्ट जाकर लागू करवाए जा सकते हैं, बिल्कुल, पर ये सिद्धांत नहीं। तो फिर इनका क्या मतलब है अगर सरकारें इन्हें ना माने तो? और अगर मौलिक अधिकारों से इनका टकराव हो जाए तो? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। यही मुख्य अंतर है। मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, मतलब जस्टिशियबल। आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी अनुच्छेद 37 कहता है गैर न्यायोचित, नॉन जस्टिशियबल हैं। लेकिन शासन के लिए मौलिक हैं, ये भी कहा गया है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। कोर्ट सीधे लागू नहीं करा सकता, पर ये देश चलाने के लिए फंडामेंटल हैं। अब टकराव की बात। शुरू में 1951 में एक केस था स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपकम दोराई राजन। हाँ, सुना है इसके बारे में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी में टकराव होगा तो मौलिक अधिकार ही मान्य होंगे, मतलब वो ऊपर रहेंगे। लेकिन ये सोच हमेशा ऐसी नहीं रही। नहीं, समय के साथ कोर्ट का नजरिया बदला। बाद के कुछ मामलों में, जैसे कामेश्वर सिंह केस, केरल शिक्षा विधेयक, इनमें कोर्ट ने सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत अपनाया, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि दोनों को, मौलिक अधिकारों और डीएसपी को, इस तरह से समझा जाए कि उनमें विरोध न दिखे, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक लगे। जहां तक हो सके दोनों को प्रभावी बनाया जाए। अच्छा। और फिर आया 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला। उसमें कोर्ट ने और साफ किया कि मौलिक अधिकार और डीएसपी ये एक दूसरे के पूरक हैं। डीएसपी लक्ष्य हैं और मौलिक अधिकार उन लक्ष्यों तक पहुंचने के साधन। पर फिर सरकार ने अनुच्छेद 31C लाकर डीएसपी को प्राथमिकता देने की कोशिश भी तो की थी। हाँ, बिल्कुल की थी। पहले 25वें संशोधन 1971 से और फिर खासकर 42वें संशोधन 1976 से। 42वें संशोधन ने तो अनुच्छेद 31C का दायरा बढ़ाकर ये कह दिया कि सभी डीएसपी को लागू करने के लिए अगर कोई कानून बनता है तो उसे अनुच्छेद 14 और 19 यानी समानता और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। हाँ, बहुत बड़ा। लेकिन फिर आया 1980 का मिनर्वा मिल्स केस।
सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन के इस विस्तार को रद्द कर दिया। क्यों? कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों और डीएसपी के बीच का जो संतुलन है वो संविधान के मूल ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और संसद मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। इसलिए वो संतुलन बना रहना चाहिए, किसी एक को दूसरे पर पूरी तरह हावी नहीं किया जा सकता। तो संतुलन ही कुंजी है। पर फिर वही सवाल कि अगर कोर्ट लागू नहीं कर सकता तो क्या ये डीएसपी सिर्फ कागज पर अच्छे लगते हैं, जमीन पर कुछ हुआ भी है इनसे प्रेरित होकर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ कागजी हैं। गैर न्यायोचित होते हुए भी भारत में कई महत्वपूर्ण कानून और नीतियां इन्हीं डीएसपी से प्रेरित होकर बनी हैं। जैसे जमींदारी उन्मूलन कानून। ये सीधे अनुच्छेद 39B और C को लागू करने का प्रयास था ताकि जमीन और दौलत का संकेंद्रण कम हो। अच्छा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अनुच्छेद 43 से प्रेरित है। पंचायती राज व्यवस्था, जिसका जिक्र अनुच्छेद 40 में है, उसे 73वें संशोधन से संवैधानिक दर्जा मिला। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE, ये सब कहीं ना कहीं डीएसपी की भावना को दर्शाते हैं। और वो गोहत्या वाला मुद्दा? हाँ, अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन की बात है और उसी में दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने और उनके वध को रोकने की बात भी है। कई राज्यों ने इसी आधार पर गोहत्या पर प्रतिबंध लगाए हैं। और अनुच्छेद 50, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये भी काफी हद तक लागू हो चुका है। हाँ, ये तो सच है, लेकिन कई लक्ष्य अभी भी दूर हैं, जैसे पूर्ण रोजगार या समान नागरिक संहिता। बिल्कुल, चुनौतियां तो हैं। आय की असमानता कम करना, समान नागरिक संहिता लाना, ये सब बड़े लक्ष्य हैं जिन पर अभी बहुत काम बाकी है। अब आते हैं मौलिक कर्तव्यों पर। भाग 4A, ये तो संविधान के शुरू में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के जरिए ही जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। इन्हें जोड़ने का क्या कारण था? मुख्य विचार ये था कि जहां नागरिकों के अधिकार होते हैं वहीं उनके कुछ कर्तव्य भी होते हैं राष्ट्र के प्रति। तो उन्हें इन कर्तव्यों की याद दिलाना जरूरी समझा गया। एक तरह से अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश थी। इसमें किस तरह के कर्तव्य हैं? इसमें कुल 11 कर्तव्य हैं, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, स्वतंत्रता संग्राम के जो ऊंचे आदर्श थे उनका पालन करना, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, और देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर राष्ट्र सेवा करना, आपस में भाईचारा बढ़ाना, महिलाओं का सम्मान करना, हमारी जो मिलीजुली संस्कृति है उसे बचाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना। ये दिलचस्प है कि पश्चिमी देशों की संविधानों में आमतौर पर ऐसे कर्तव्य नहीं लिखे होते। हाँ, ये ज्यादातर समाजवादी देशों के संविधानों की विशेषता रही है, जैसे कि पूर्व सोवियत संघ या चीन। हालांकि ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय संविधान में उन समाजवादी संविधानों की तरह काम के अधिकार की गारंटी मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दी गई है। हाँ, डीएसपी में इसका जिक्र जरूर है। और क्या ये कर्तव्य भी डीएसपी की तरह गैर न्यायोचित है? पूरी तरह से नहीं। मतलब डीएसपी की तरह ये सीधे कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, लेकिन संसद चाहे तो किसी कर्तव्य के उल्लंघन पर सजा देने के लिए कानून बना सकती है। कुछ कानूनों में इनका अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल भी होता है, पर असल जोर इन्हें शिक्षा और जागरूकता के जरिए नागरिकों के आचरण में लाने पर है। तो अगर हम सार देखें तो डीएसपी राज्य के लिए एक नैतिक दिशा निर्देशिका है, एक तरह का रोड मैप जो एक न्यायपूर्ण और कल्याणकारी समाज बनाने का लक्ष्य रखता है। बिल्कुल। और मौलिक कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं कि राष्ट्र निर्माण में उनकी भी सक्रिय भूमिका है, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। एकदम सही। दोनों मिलकर संविधान की अंतरात्मा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात ये हो सकती है कि क्या डीपीएसपी भले ही वो कोर्ट द्वारा लागू न हो, क्या वो वास्तव में भारत की नीतियों और कानूनों को उस गहराई तक प्रभावित कर पाए हैं जैसा शायद संविधान बनाने वालों ने सोचा था? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर जैसा कि कभी-कभी लगता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण ये अक्सर ऊंचे आदर्श ही बनकर रह गए हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।